गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं धरणीधर वैष्णव और इतिहास की क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पर लगभग हमारी ये दूसरी तीसरी क्लास है। इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, समय और जो इसके निर्माता थे या जहां से उत्पत्ति मानी जाती है उन सब के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की। और अब जो आज हमारी क्लास है वो है इस सिंधु घाटी सभ्यता का यूं कहें कि लिपि और नगर नियोजन के बारे में पहले हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि छोटे छोटे पार्ट्स में हम इस सिंधु सभ्यता को पढ़ते हैं। तो लिपि और नगर नियोजन हम आज की क्लास में लेने वाले हैं। तो देखिए, लिपि और नगर नियोजन, इसको पढ़ने से पहले मैं ये जानकारी देना चाहूंगा कि अगर पिछले क्लास में या सिंधु घाटी सभ्यता में अब तक जो पढ़ा है उसमें अगर कोई समस्या आई है तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और आगे की क्लास है हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लिपि की बात करें, पहले हम बात करेंगे लिपि की और उसके बाद नगर नियोजन की। तो लिपि होता है लिखने का तरीका। पहला ही शब्द है लिपि। लिपि क्या होती है? लिखने का तरीका, किसी भी भाषा को अभिव्यक्त करने का तरीका जो होता है मौखिक, और उसको जो लिखित रूप में लिखा जाता है वो कहलाता है, उसको जो लिखने का पैटर्न है वो लिपि कहलाता है। तो सिंधु लिपि, जैसे हिंदी है, हिंदी भाषा है और उसकी लिपि है देवनागरी लिपि में उसको लिखा जाता है। जैसे वर्ण है क ख ग घ च छ ज ण, तो ये वर्ण है। तो यहां भी सिंधु लिपि की बात करें तो सबसे पहली बात है, ये द्रविड़ जो लिपि है, द्रविड़ यानी दक्षिणी भारत की उस समय लिपि हुआ करती थी, उसके सर्वाधिक निकट है ऐसा माना जाता है। यानी दक्षिणी भारत का वो क्षेत्र जो नीचे वाला, यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के आसपास वाला ये क्षेत्र, इसको कहा जाता है द्रविड़। तो इसके सर्वाधिक नजदीक मानी जाती है, इससे मिलती जुलती है। तो पहली विशेषता यही होगी कि ये कैसी है? द्रविड़ शैली के नजदीकी, द्रविड़ लिपि के, द्रविड़ लिपि के यूं कह सकते हैं निकट है, यानी मिलती जुलती है, पहली इसकी विशेषता। अब महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, तथ्य हैं इस लिपि के बारे में, वो हम पढ़ते हैं। देखिए, लिपि का जो पहला सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो है कि ये लिपि भाव चित्रात्मक है। कैसी है? लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक। क्या शब्द, इस शब्द का मतलब क्या हो सकता है? भाव और चित्र दोनों हैं। यानी एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। मान लीजिए कुछ इस तरह से एक अनुमान लगाते हैं कि सिंधु लिपि है, उसमें कुछ इस तरह से लिखे हुए मिले हैं, इस तरह से शब्द मिले हैं। तो ये मान लीजिए कुछ शब्द हैं ना, केवल एक उदाहरण के लिए समझाया है, ना मुझे पता है क्या लिखा हुआ है, ना आपको पता है, और ना आज तक सिंधु लिपि को पढ़ा जा सका, इसलिए किसी विद्वानों ने भी आज तक केवल अनुमान लगाया है कि वास्तव में क्या है। किंतु यहां पर कुछ चीजें ऐसी है। अब इसमें देखिए खास बात क्या है, यहां पर ये तो हो सकता है कि वर्ण हो, कोई अक्षर हो, किंतु इसके साथ साथ बीच में इनमें चित्र भी बने हुए हैं। तो इस आधार पर इसको कहा जाता है भाव चित्रात्मक। यानी भाव तो है इन शब्दों में, वर्णों में, किंतु यहां पर साथ में जैसे मछली का चित्र अंकित है, तो भाव चित्रात्मक लिपि है, केवल वर्ण नहीं है, भाव चित्रात्मक एकमात्र शब्द आता है जो इस लिपि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न यहीं से बनता है, सिंधु लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक। अब इस भाव चित्रात्मक को दूसरी भाषा में और क्या कहेंगे? इसको कहते हैं पिक्टोग्राफ। भाव चित्रात्मक लिपि या क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफी या पिक्टोग्राफ, ये लिपि का इसका दूसरा नाम भी मिलता है। अब इस सिंधु लिपि की खास बात, एक और विशेषता क्या है जो निकल कर आती है? ये लिपि देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूं, कहां से? बाएं से दाएं। यहां से मैं लिखना प्रारंभ करूंगा, यहां लाइन कंप्लीट हो गई, अगली लाइन मेरी यहां से प्रारंभ होगी, फिर अगली लाइन ये, यानी बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ये हमारा क्रम है जो वर्तमान में हम लिखते हैं। किंतु जो सिंधु लिपि की बात करें
तो सिंधु लिपि ऐसे नहीं है, इसके विपरीत है। किधर से प्रारंभ होती है? दाएं से, यानी मेरा दायां हाथ है, दाएं से प्रारंभ होगी और बाएं तक जाएगी। यहां लाइन खत्म हो गई, फिर कहां से शुरू हो जाएगी? वापस यहीं से शुरू हो जाएगी, बाएं से दाएं। यहां लाइन खत्म हुई, वापस इधर से प्रारंभ हो जाएगी, यानी कैसे हो गई? सर्पिलाकार। बाएं से दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं। कौन सी लिपि? सिंधु लिपि। इसको गोमुत्रिका भी कहते हैं, दूसरा नाम इसको क्या मिलता है? गोमुत्रिका। इसके लेखन के आधार पर, इसका जो लिखावट है, तरीका है, उसके आधार पर, और बोस्ट्रोफेदन भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? बोस्ट्रोफेदन। ये शैली के नाम है, लिपि की जो कला है उसके नाम मिलते हैं। भाव चित्रात्मक है, पिक्टोग्राफ है, द्रविड़ शैली के निकट मिलती जुलती है, गोमुत्रिका भी है, बोस्ट्रोफेदन भी है, और सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि ये दाएं से लिखी जाती है, दाएं से बाएं, फिर बाएं से। ऐसा अनुमान है विद्वानों का कि ये दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं एक सर्पिलाकार आकार में लिखी जाती है। ये तो था देखो इस लिपि के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आगे बात करते हैं, काफी कुछ मिलेगा लिपि के बारे में। सिंधु लिपि, कोई चीज मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। सिंधु लिपि के बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन करके आया हूं, चिंता मत करिए। तो अगली जो चीज देखिए, इसमें चिन्ह और वर्णों की बात करें तो इस लिपि में जो है लगभग 64 तो क्या मिले हैं, मूल चिन्ह जो मिले हैं वो कितने हैं? 64 मूल चिन्ह कितने हैं? 64। और लगभग 400 के करीब वर्ण इस लिपि में मिलते हैं। देखिए महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करते जाएंगे एक एक के बारे में। इसके अलावा इस लिपि में देखिए एक नई चीज मिली है कालीबंगा से। क्या मिला है? ओवरलैपिंग, यानी जो लिखा गया है उसी के ऊपर फिर से कुछ लिख दिया गया। तो ओवरलैपिंग के साक्ष्य से, ओवरलैपिंग के साक्ष्य कहां से मिले? यानी लिपि के ऊपर लिखा हुआ एक लाइन के ऊपर ही लिखा हुआ कहां से मिला है? ऊपर कालीबंगा। कालीबंगा की खास बात है, देखिए कालीबंगा में दोहरी जुताई के प्रमाण भी मिले हैं। ध्यान रखना दो चीजें हैं, खेत को आड़े और तिरछे दोनों तरफ से जोता गया है, और ऐसे ही यहाँ लिपि के ऊपर लिखा गया है, यानी लिखी हुई लाइन के ऊपर ही। जैसे मैं फिर से इसके ऊपर लिख दूं, जैसे इस बार लिख दूं साक्ष्य, ठीक है। तो लिखावट के ऊपर लिखावट मिली है। तो ये कहां से मिला है? कालीबंगा से। इस लिपि के बारे में एक नई चीज, सबसे बड़ा जो आकार का अक्षर मिला है, यानी सबसे बड़ा जो अक्षर मिला है वो कहां से मिला है? अक्षर की बात कर रहा हूं, आकार के वर्ण नहीं, आकार का अक्षर, यानी शब्द कह सकते हैं जिसमें 17 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 17। और कहां से मिला है? धोलावीरा। कहां पर है? गुजरात में। देखिए धोलावीरा में क्या है, एक जलाशय मिला है, स्टेडियम भी मिला है, जलाशय मिला है, वहीं से ये होल्डिंग टाइप में लिखा हुआ मिला है, 17 वर्ण जिसमें लिखे हुए हैं। कहां से मिला है सबसे बड़े आकार का अक्षर? धोलावीरा से, गुजरात से मिला है। अब बात करें सबसे ज्यादा इसमें लिखित जो अक्षर या वर्ण मिले हैं वो कहां से मिले हैं? लिखित साक्ष्य से सबसे ज्यादा लेख कहां मिले हैं? तो कहां मिल सकते हैं? इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा केंद्र कौन सा था? सोचिए, मोहनजोदड़ो। तो सबसे ज्यादा कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो। और जो सेकंड है कौन सा हो सकता है? सबसे बड़ा दूसरा केंद्र है हड़प्पा, तो हड़प्पा से दूसरे स्थान पर मिले हैं सर्वाधिक लेख की बात करें। अगली बात करें इस लिपि की, तो अब तक इस लिपि के लगभग, अभी पहले की खोज हुई थी उसके अनुसार तो 2400 कुछ 37 के करीब थे, किंतु वर्तमान में इसके लिखित जो साक्ष्य मिले हैं वो 3000 के करीब हैं। तो अभी लिखित साक्ष्य, इनकी संख्या वर्तमान में लगभग कितनी हो चुकी है? 3000
ये प्रश्न वैसे आएगा नहीं, किंतु हमारे लिए जानकारी की लिपि के लिए हमारी महत्वपूर्ण जानकारी का प्रयास है। अब इस लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास, कोशिश बहुत हुई है पर पढ़ नहीं पाए, इसीलिए इसको कैसी सभ्यता में रखते हैं, कैसे इतिहास में रखते हैं, आदि इतिहास। पढ़ने का प्रथम प्रयास तो किया था वेडेल साहब ने 1925 में, जब इसकी खोज हुई थी उसी समय वेडेल साहब ने इसके पढ़ने का पहला प्रयास किया था, किंतु वो सही नहीं माना गया कि ये प्रमाणिक तौर पे नहीं पढ़ी गई है, सही नहीं है पहला प्रयास लिपि को पढ़ने का। इसके बाद जो नवीनतम प्रयास है, सबसे अभी अभी नया प्रयास, वो नटवर झा साहब ने, नटवर झा, राजाराम जी और धनपत सिंह धानिया साहब हैं, उन्होंने भी, ये तीनों ने नवीनतम प्रयास किया है इस लिपि को पढ़ने का, किंतु वर्तमान में आज तक इसको प्रमाणिक तौर पर नहीं पढ़ा जा सका है। विद्वान अपने अनुसार कयास लगाते हैं कि ये लिखा हुआ, वो लिखा हुआ। मैं भी कह सकता हूँ अभी जो मैंने वर्ण बनाया था, हो सकता है लिखा हुआ कि मैं बहुत सुंदर हूँ, अनुमान है, सभी इतिहासकारों का भी अनुमान होता है, किंतु यहाँ पर अभी तक प्रमाणिक तौर पर नहीं पढ़ा गया। इसीलिए सिंधु सभ्यता को हम किस में रखते हैं, आदि ऐतिहासिक काल में। आदि ऐतिहासिक काल वो काल लिखित साक्ष्य या तो उपलब्ध नहीं है, अगर है तो उनको या तो पढ़ा नहीं गया या निश्चित तौर पे तिथिक्रम नहीं मिलता है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। 64 मूल वर्ण है, 64 मूल चिन्ह है, 400 वर्ण है। ओवरलैपिंग के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। सबसे बड़े आकार का अक्षर 17 वर्ण का है, धोलावीरा से मिला है। सबसे ज्यादा लेख मोहनजोदड़ो से मिला है और अभिलिखित साक्ष्य 3000 के करीब है। लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास वेडेल साहब ने किया और नवीनतम प्रयास नटवर झा और राजाराम धनपत सिंह धानिया ने किया है। इसके बाद कुछ और चीजें हैं। देखिए, इस लिपि के कुछ जो वर्ण हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जो लेख है यानी कुछ लिखा हुआ मिला है, यहाँ की इस समय देखिए एक मोहरें मिलती हैं। मुहर जानते हैं हम आजकल किसको क्या कहते हैं, स्टैंप, सील। तो जो आयताकार मोहर होती है यानी एक चपटी मोहर होती है किसी व्यक्ति की, जैसे फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता हैं तो उनकी भी एक सील होती है, स्कूल और जैसे प्रिंसिपल की होती है, सभी की अपनी अपनी होती है जो अधिकारी होते हैं। तो उन पे देखिए अगर आयताकार मोहर है तो उस पर केवल क्या मिला है, लेख मिला है। आयताकार मोहर है तो केवल क्या मिला है, लेख। और अगर सील वर्गाकार है, अगर गोलाई में है तो उस पे चित्र भी मिले हैं और लेख भी मिले हैं, चित्र भी मिले हैं और साथ में हो सकता है कोई कुछ लेख भी मिला हो जो स्टैंप लगती है। तो यह ध्यान रहे कि मोहरों पर क्या है कि जो लेख मिले हैं, लेख तो केवल किस पे मिले हैं, आयताकार मोहर पर। मोहर या मोहर एक ही बात है। और जो लेख और चित्र दोनों मिले हैं वो वर्गाकार पर क्या मिला है, लेख प्लस चित्र, दोनों चीज इस पे मिली है। अगली बात करें तो देखिए एक मेसोपोटामिया जो था इसके समकालीन ही था और वहां की बेलनाकार मतलब ऐसे जैसे मार्कर है वैसे ही बेलनाकार मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है मेसोपोटामिया की। तो ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है। मेसोपोटामिया की मोहर कहां से मिली है, मेसोपोटामिया की मुहर कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से। अगले तथ्य की बात करें तो एक और है, फारस की एक संगमरमर की मोहर है वो मिली है लोथल से। फारस की संगमरमर की एक मोहर मिली है, वो कहां से प्राप्त हुई है, लोथल, जो कहां पर है, गुजरात में है। तो ये था हमारा लिपि के बारे में एक छोटा सा अध्ययन। उम्मीद है समझ में आया होगा। महत्वपूर्ण जो चीज है वो यही है कि सिंधु लिपि द्रविड़ शैली के निकट है, भाव चित्रात्मक है यानी चित्र भी हैं और
इसमें वर्ण भी हैं। पिक्टोग्राफ, गोमुत्रिका, ब्योस्ट्रोफेदन इसकी महत्वपूर्ण चीजें हैं। लिखा गया है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। ये गोमुत्रिका, वेस्ट्रोफेदन या सर्पिलाकार जिसको कहते हैं। मूल चिन्ह 64 है। वर्ण लगभग 400 के करीब प्राप्त हुए हैं। सबसे बड़ा जो अक्षर है वो मिला है धोलावीरा से, ओवरलैपिंग के हिसाब से है कालीबंगा से। तो देखिए मेरे हिसाब से नगर नियोजन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी हमारी क्लास हो जाएगी। धन्यवाद।